मेरा नाम अर्जुन है। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाकया होगा जिसे याद करके भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मैं आपको वो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो कुछ साल पहले मेरे साथ घटी थी। मैं दावा करता हूं, अगर आपने ये कहानी रात में अकेले अंधेरे में सुनी तो आपके कानों के पीछे ठंडी हवा और रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस होगी। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में रहता हूं। हमारा घर मुख्य बाजार से करीब 2 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे है। घर पक्का है, लेकिन उसके चारों तरफ खुली जगह और कुछ पुराने नीम पीपल के पेड़ हैं। रात में जब हवा चलती है तो उन पेड़ों से आने वाली सरसराहट की आवाजें सुनकर भी अनजान लोग डर जाते हैं। हमारे परिवार में 4 लोग हैं, पापा, माँ, मेरी छोटी बहन रिया और मैं। पापा सरकारी दफ्तर में क्लर्क है, माँ गृहिणी है लेकिन मोहल्ले में सबकी मदद करने के लिए जानी जाती है। छोटी बहन रिया 10वीं कक्षा में पढ़ती है। मेरी एक अलग ही आदत है, मुझे वीरान और डरावनी जगहों पर जाना पसंद है। गांव के लोग कहते हैं, अर्जुन तू पागल है, जहां लोग जाने से डरते हैं तू वहीं घुस जाता है। मुझे ये बातें सुनकर हंसी आती थी। बचपन से ही मुझे रोमांच और रहस्य का शौक रहा है। कभी पुरानी हवेली की दीवारों पर उगी काई को छूना, कभी गांव के किनारे सूने पड़े स्कूल में झांकना, कभी किसी टूटी फूटी कोठरी के अंदर जाकर देखना कि उसमें क्या है। ये सब मेरे लिए खेल जैसा था। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी यही आदत एक दिन मुझे ऐसी जगह ले जाएगी जहां से लौटने का रास्ता शायद मेरे हाथ में नहीं रहेगा। वो शाम भी आम दिनों जैसी ही थी। हम 4 दोस्त, मैं, रोहित, समीर और अमन, मोहल्ले की चाय की दुकान पर बैठे थे। बारिश हो रही थी। दुकान के सामने टीन की छत पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज और कोयले पर पकती चाय की महक माहौल को और भी सुहाना बना रही थी। बातें हर तरफ घूम फिरकर डरावनी कहानियों पर आ गईं। रोहित ने अचानक कहा, अर्जुन तू तो कहता है कि तुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं हंसते हुए बोला, हाँ बिल्कुल। तभी रोहित ने आंखें छोटी करके कहा, तो आज रात शंकर मेमोरियल हॉस्पिटल में रहकर दिखा। ये नाम सुनते ही समीर और अमन ने एक दूसरे की तरफ देखा। कस्बे में शंकर मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम लेते ही लोग सहम जाते हैं। शहर के बाहरी हिस्से में स्थित ये 4 मंजिला हॉस्पिटल कभी बहुत मशहूर था, लेकिन 5 साल पहले अचानक बंद हो गया। लोग कहते हैं कि कई मरीज ऑपरेशन के दौरान मर गए और कुछ तो रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गए। कहानी ये भी है कि वहां काम करने वाली एक नर्स ने खुदकुशी की थी और आज भी उसकी आत्मा वहां भटकती है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, आज ही चलते हैं। लेकिन बाकी तीनों ने तुरंत मना कर दिया, हम वहां नहीं जाएंगे, तू जा और सुबह तक रहकर लौट। हिम्मत है तो अकेले जा। मैंने बिना ज्यादा सोचे चुनौती स्वीकार कर ली। मेरे दोस्तों की हंसी के बीच मैंने तय कर लिया कि आज रात मैं हॉस्पिटल में ही रहूंगा। मुझे क्या पता था, यह मेरा सबसे बड़ा गलती भरा फैसला होगा। रात के करीब 10 बजे मैं घर से निकला। बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान में बादल अब भी गरज रहे थे। सड़क पर पानी जमा था और स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसमें टिमटिमा रही थी। हॉस्पिटल का रास्ता शहर के एकदम किनारे की तरफ था। शुरुआत में कुछ घर और दुकानें दिखाई देती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, आबादी कम होने लगी और सड़क सुनसान होती गई। सिर्फ कभी कभार कोई ट्रक तेजी से निकलता और फिर वापस वही खामोशी। रास्ते के दोनों तरफ पीपल और बरगद के पुराने पेड़ थे। हवा से उनकी टहनियां हिल रही थी और बीच बीच में पत्तों के पीछे से सड़क पर अजीब सी परछाइयां पड़ रही थी। कभी कभी तो मुझे लगता जैसे कोई परछाई हिल रही है, लेकिन जब मैं पलटकर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। करीब 15 मिनट के बाद मैं हॉस्पिटल के गेट तक पहुंच गया। लोहे का बड़ा गेट आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने जबरदस्ती उखाड़ने की कोशिश की हो। अंदर की तरफ घना अंधेरा था। 4 मंजिला इमारत सामने खड़ी थी। खिड़कियों में काले काले खाली खाने, जैसे किसी की आंखें मुझे घूर रही हों। जैसे ही मैंने बाइक गेट के पास रोकी, एक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। वो हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी गर्दन से नीचे रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई।
मुझे लगा जैसे ये जगह मेरे आने से खुश नहीं है, बल्कि मुझे रोक रही है। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने एक गहरी सांस ली, टॉर्च ऑन की और गेट के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही मैंने शंकर मेमोरियल हॉस्पिटल का गेट पार किया, मेरे कदमों के नीचे बिखरे हुए कांच और टूटी फूटी ईंटें चरमराने लगी। हवा का तापमान अचानक कुछ डिग्री कम हो गया था, जबकि बाहर इतना ठंडा नहीं था। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में कदम रख चुका हूं। इमारत के ठीक सामने घास और झाड़ियों से घिरा एक पुराना पार्किंग एरिया था। जगह जगह पर जंग खाई एम्बुलेंस और टूटी कारें खड़ी थीं, जैसे इन्हें कई साल पहले यहां छोड़ दिया गया हो। कुछ के शीशे टूटे हुए थे, कुछ के दरवाजे आधे खुले थे और उनके अंदर से बदबू आती थी। वो बदबू जो सिर्फ पुरानी बंद जगहों में नहीं, बल्कि सड़ते हुए मांस में आती है। मैंने गहरी सांस ली, टॉर्च की रोशनी को दाएं बाएं घुमाया और मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन ऊपर से नीचे तक फटा हुआ। उस पर एक पुराना बोर्ड टेढ़ा लटक रहा था, जिस पर फीके पड़े लाल रंग से लिखा था, इमरजेंसी वार्ड, प्रवेश वर्जित। मेरे मन में पहला सवाल आया, इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा यहां क्यों है? लेकिन मैं जिज्ञासा दबा नहीं सका और दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा छर्रर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर मेरा दिल थोड़ी देर के लिए रुक सा गया। वार्ड के अंदर चारों तरफ बिखरे पड़े स्ट्रेचर, टूटी व्हील चेयर और उलटे पड़े ऑक्सीजन सिलेंडर थे। फर्श पर मोटी धूल की परत जमी थी, लेकिन उसमें कई जगह जूते के निशान थे, ताजा, जैसे कोई हाल ही में यहां से गुजरा हो। यह देखकर मेरी सांस भारी हो गई, क्योंकि इस जगह पर कोई आता नहीं था। छत के कोनों में मोटे मोटे मकड़ी के जाले थे और बीच बीच में हल्की सी टप टप पानी गिरने की आवाज आ रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवा बिल्कुल बंद थी। फिर भी कमरे में धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी। मैंने टॉर्च को एक कोने में डाला तो वहां एक पुराना मरीजों का बेड था, जिसकी चादर पर भूरे रंग के धब्बे थे। शुरू में लगा कि यह जंग है, लेकिन ध्यान से देखने पर समझ आया कि यह सूखा हुआ खून है। मेरे गले में अचानक एक अजीब सी कसावट महसूस हुई। इतने में कमरे के एकदम पीछे से धीमी सी सरसराहट की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस एक बंद दरवाजा जिस पर वार्ड नंबर 6 लिखा था। उस दरवाजे की पेंट उखड़ी हुई थी और हैंडल पर जंग लगा था, लेकिन हैंडल अपने आप हिला। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं खुद से कह रहा था, शायद हवा होगी, लेकिन सच ये था कि यहां हवा का एक झोंका भी नहीं था। अचानक मेरे कान में बहुत धीमी सी आवाज आई, अर्जुन। मैं वहीं जम गया। मेरे दिमाग में सवाल गूंजने लगे, यहां कोई मेरा नाम कैसे ले सकता है? मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, बंद दरवाजे के नीचे की दरार से एक लंबी पतली उंगली जैसी चीज धीरे धीरे बाहर आई और फर्श को खुरचने लगी। उस आवाज ने मेरी रीढ़ की हड्डी को बर्फ जैसा ठंडा कर दिया। उस दरवाजे के नीचे से निकली वह लंबी पतली हड्डी जैसी उंगली धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी त्वचा पर गहरे नीले हरे रंग के धब्बे थे और नाखून इतने लंबे और मुड़े हुए थे जैसे महीनों से काटे न गए हों। फर्श पर नाखून के रगड़ने की कर्कश आवाज पूरे वार्ड में गूंज रही थी। मैं टॉर्च पकड़े खड़ा था, लेकिन हाथ कांपने लगे थे। मेरी आंखें दरवाजे के नीचे की उस हलचल पर जमी थी और दिमाग में बस एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, ये इंसान की उंगली नहीं हो सकती। मैंने हिम्मत जुटाकर एक कदम आगे बढ़ाया और टॉर्च का फोकस उस दरार पर डाला। जैसे ही रोशनी पड़ी, वह उंगली झटके से पीछे खींच ली गई और फिर कमरे में सन्नाटा। लेकिन यह सन्नाटा सामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हॉस्पिटल मेरी सांसें सुन रहा हो। मैंने धीरे से वार्ड नंबर 6 का हैंडल पकड़ा। वह ठंडा और नम था, जैसे उसे किसी ने अभी अभी गीले हाथ से छुआ हो। मैंने हल्का सा दबाव डाला। दरवाजा थोड़ी आवाज के साथ खुल गया। अंदर का माहौल और भी अजीब था। कमरे की दीवारों पर जगह जगह लाल भूरे छींटे थे, जो किसी समय खून रहे होंगे।
बीच में एक पुराना ऑपरेशन टेबल रखा था और उसके चारों तरफ जंग लगे ऑपरेशन टूल्स बिखरे हुए थे। कुछ टूल्स पर सूखे खून के टुकड़े चिपके हुए थे। छत से एक पंखा लटका था जो बिना बिजली के धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धक्का दिया हो। कमरे के कोने में एक अलमारी थी जिसका दरवाजा आधा खुला था। उसके अंदर सफेद नर्स की ड्रेस टंगी थी, लेकिन ड्रेस के गले के हिस्से पर गहरे लाल धब्बे थे। ड्रेस के नीचे धूल से भरी फर्श पर एक नाम प्लेट पड़ी थी। उस पर लिखा था नर्स कविता। मैंने नाम पढ़ा ही था कि पीछे से फिर वही आवाज आई, अर्जुन। इस बार आवाज इतनी पास थी कि मेरे कान में गर्म सांस का एहसास हुआ। मैं पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अचानक ऑपरेशन टेबल पर रखा एक जंग लगा स्कैल्पल अपने आप फर्श पर गिर पड़ा। उसकी टनटनाहट पूरे कमरे में गूंज गई। मैं टॉर्च का फोकस इधर उधर घुमा रहा था। तभी वार्ड के एकदम कोने से, जहां अंधेरा सबसे गहरा था, एक लंबी दुबली आकृति बाहर आई। सिर पर नर्स की टोपी, लेकिन चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें पूरी लाल, जैसे उनमें खून भरा हो, और मुंह इतना बड़ा खुला कि उसमें कालेपन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। वो आकृति मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज टक 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 मेरे कानों में हथौड़े जैसी पड़ रही थी। मैं पीछे हटते हटते दीवार से जा टकराया। वह नर्स मेरे सामने आकर झुक गई और उसकी ठंडी सड़ी हुई सांस मेरे चेहरे पर महसूस हुई। तुम यहां क्यों आए हो, अर्जुन? उसने खरखराती आवाज में कहा। उस नर्स का चेहरा मेरे इतने करीब था कि मैं उसकी त्वचा की हर दरार देख पा रहा था। उसकी त्वचा सिकुड़ी हुई, सड़ी हुई और जगह जगह काली पड़ चुकी थी। आंखें बिल्कुल लाल, जैसे किसी ने उन्हें जलाकर अंगारे बना दिए हों, और उसकी सांस जैसे कोई सड़ा हुआ मांस नाक में ठूंस दे, इतनी बदबूदार कि मेरा पेट मरोड़ खाने लगा। वह मुझ पर झुकी हुई थी और उसके मुंह से धीरे धीरे आवाज निकली, यहां किसी को आने की इजाजत नहीं है। उसकी ठंडी उंगलियां मेरे गाल को छू गईं। मैं कांप गया। वह स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन साथ ही उसमें एक अजीब सी चुभन थी, जैसे नुकीली सुई त्वचा में घुस रही हो। मैंने झटके से खुद को पीछे किया, लेकिन पीछे दीवार थी। वह मुस्कुराई, और वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके होंठ दोनों तरफ इतने खिंच गए कि गाल फटने लगे और अंदर से काले काले मसूड़े दिखाई देने लगे। अचानक उसने अपनी एक उंगली मेरे सीने के बीचों बीच रखी। उस स्पर्श के साथ ही मेरे कान में फुसफुसाई, तुम्हारी धड़कन बहुत तेज है, इसे रोक दूं? उसकी उंगली जैसे जैसे मेरे सीने पर दबाव डाल रही थी, मुझे लगा कि मेरा दिल सच में रुक जाएगा। मेरे माथे पर पसीना आ गया, लेकिन पसीना ठंडा था, बर्फ जैसा। मेरी टॉर्च मेरे हाथ से गिर गई और कमरे में अंधेरा भर गया। अब सिर्फ उसके कदमों की हल्की सी आवाज और मेरी तेज सांसें सुनाई दे रही थी। अचानक मेरे बाएं कान के पास उसकी फुसफुसाहट आई, भागने की कोशिश मत करना, यहां से कोई नहीं जाता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत जुटाकर टॉर्च उठाई और तुरंत उसे ऑन कर दी। रोशनी सीधी उसकी तरफ पड़ी, लेकिन वह वहां नहीं थी। कमरा बिल्कुल खाली था, जैसे वह कभी आई ही नहीं। लेकिन फर्श पर जहां वह खड़ी थी, वहां पानी का एक गहरा गीला निशान था, 2 पैर के निशान जो सीधे मेरी तरफ आकर वहीं रुक गए थे। मेरे गले में गांठ सी बन गई। मैं समझ चुका था कि यह जगह सिर्फ वीरान नहीं है, यहां कुछ है जो जिंदा नहीं, लेकिन फिर भी मौजूद है। जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, वार्ड नंबर 6 का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और कहीं दूर से एक बच्ची के हंसने की आवाज आई। हा हा हा। मैं वार्ड नंबर 6 से भागते हुए कॉरिडोर में आ गया। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी, जिन पर अजीब सी दरारें और काले धब्बे थे, जैसे किसी ने दीवारों को जलाया हो। मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए जब मेरी नजर एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। उस पर धूल की मोटी परत थी और एक जंग लगा ताला लटक रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक खिंचाव भी, जैसे कोई मुझे अंदर आने के लिए बुला रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। हिम्मत करके ताले को जोर से झटका दिया।
ताला पुराना था और एक ही कोशिश में टूट गया। दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुला और अंदर से बासी सीलन भरी हवा बाहर आई। अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में मैं देख सका कि यह एक पुराना रिकॉर्ड रूम था। दीवारों पर धूल से ढके शेल्फ लगे थे, जिनमें फाइलें, रजिस्टर और बिखरे कागज पड़े थे। कमरे के एक कोने में लोहे की अलमारी थी, जिसका दरवाजा आधा खुला था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और अंदर झांका। अलमारी में पुरानी नर्सिंग यूनिफॉर्म, कुछ दवाइयों की शीशियां और एक पुरानी चिथड़े सी डायरी पड़ी थी। डायरी उठाते ही उसमें से धूल का बादल उठा और मुझे लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक कुछ डिग्री कम हो गया हो। मैंने डायरी के पहले पन्ने को खोला। उस पर साफ लिखा था, नर्स रीमा 1976। मेरे हाथ अपने आप पन्ने पलटने लगे। डायरी में जो लिखा था उसने मेरी रूह कंपा दी। डायरी में लिखा था, मैं यहां नाइट शिफ्ट में काम करती हूं। हॉस्पिटल के स्टाफ को लगता है कि रात में आकर मैं मरीजों की देखभाल करती हूं, लेकिन असली वजह कोई नहीं जानता। यहां के वार्ड नंबर 6 में एक ऐसा मरीज है जो इंसान नहीं है। वह किसी भी नर्स के पास जाने पर चुप नहीं बैठता। कई नर्स गायब हो चुकी हैं, लेकिन कोई उनका नाम नहीं लेता। मुझे लगता है कि यह हॉस्पिटल सिर्फ बीमारों का नहीं, बल्कि आत्माओं का ठिकाना है। मैंने पन्ना पलटा और आखिरी एंट्री पढ़ते ही मेरा दिल तेज धड़कने लगा। आज मेरी बारी है, वह मुझे बुला रहा है। अगर मैं वापस ना आऊं तो कोई यहां ना आए। इस जगह को छोड़ दो। इसके बाद पन्ना खाली था, कोई और एंट्री नहीं। मैंने डायरी को बंद किया, लेकिन तभी मेरे पीछे से हल्की सी फुसफुसाहट आई। तुमने पढ़ लिया, अब तुम्हें भी जाना होगा। मैं झटके से पलटा। वहीं दरवाजे पर वही नर्स रीमा खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में खून से सनी एक सर्जिकल कैंची थी। डायरी हाथ में पकड़े हुए मैं कुछ पल वहीं जमकर खड़ा रहा। नर्स रीमा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह चाहती हो कि मैं कुछ समझूं या शायद डर के मारे पागल हो जाऊं। उसने धीरे धीरे मेरे करीब आते हुए कहा, रात हो चुकी है, अब यह जगह मेरी नहीं रही, अब वो आएगा। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन आएगा? वह ठहर गई, एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोली, डॉक्टर, जो अब इंसान नहीं है। इतना कहते ही कमरे की सारी लाइट्स एक साथ झपकने लगी। मेरे हाथ की टॉर्च बार बार बंद खुल रही थी, जैसे उसकी बैटरी खत्म हो रही हो। लेकिन मैं जानता था यह बैटरी की वजह से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य ताकत की वजह से हो रहा है। कॉरिडोर से अजीब आवाजें आने लगी, लोहे के स्ट्रेचर के पहियों की छींछी और मरीजों के कराहने की आवाजें। लेकिन इस हॉस्पिटल में तो कोई मरीज था ही नहीं। अचानक हॉस्पिटल के पुराने सायरन की आवाज गूंज उठी, वही आवाज जो आपातकाल के समय बजती है। ये इतनी जोर से थी कि मेरे कान सुन्न होने लगे। नर्स रीमा ने अपने हाथों से कान ढकते हुए चिल्लाया, भागो, वरना अगला नंबर तुम्हारा है। मैं डायरी को अपनी जेब में ठूंस कर कॉरिडोर की तरफ भागा, लेकिन जैसे जैसे मैं दौड़ता मुझे लगता कि मैं उसी जगह घूम रहा हूं। हर मोड़ के बाद वही टूटी खिड़कियां, वही स्ट्रेचर, वही अंधेरा। तभी कॉरिडोर के आखिर में मुझे एक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा दिखा। उस पर लाल रोशनी जल रही थी, जैसे अंदर ऑपरेशन चल रहा हो। दरवाजे के ऊपर बोर्ड पर लिखा था, ऑपरेशन इन प्रोग्रेस, डॉक्टर वर्मा, डॉ वर्मा। यह नाम डायरी में नहीं था, लेकिन रीमा के डर भरे लहजे से मुझे लग गया कि यह वही वो है। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से आवाज आई, नर्स, मरीज को तैयार करो। और अगले को भी मेरी रगों में खून जम गया। वो मेरी बात नहीं कर रहा होगा, या कर रहा था। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर धुंध सा भरा था और बीच में एक पुराना ऑपरेशन टेबल था, जिस पर कोई पड़ा था। उसका चेहरा सफेद चादर से ढका हुआ। टेबल के पास एक लंबा सा इंसान खड़ा था, डॉक्टर का कोट पहने हुए, लेकिन उसका चेहरा इंसान का नहीं था, बल्कि आधा कंकाल, आधा सड़ा हुआ मांस। उसकी गहरी खोखली आंखें सीधे मेरी तरफ उठी और वह मुस्कुराया। तुम समय पर आ गए, अगला केस तुम्हारा है।
ऑपरेशन थिएटर में उस सड़े गले चेहरे वाले डॉक्टर को देखकर मेरे पैरों की ताकत जैसे खत्म हो गई। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे वह मेरी रूह तक चीर देना चाहता हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जैसे ही मैंने एक कदम पीछे लिया, ऑपरेशन टेबल पर पड़ी लाश के ऊपर से सफेद चादर अपने आप सरकने लगी। जो चेहरा सामने आया उसे देखकर मेरा खून जम गया। वह चेहरा इंसान का तो था, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, जैसे मरने के समय उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसने उसे मौत से भी ज्यादा डरा दिया हो। उसके होठों पर सूखे खून का निशान था और गले के पास गहरे कट के निशान। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके गले में लटका था एक आईडी कार्ड, स्टाफ नर्स रीमा। मेरे दिमाग में जैसे बम फट गया। नर्स रीमा, जो कुछ देर पहले मुझसे मिली थी, वो तो खुद मर चुकी है। मतलब मैं अब तक एक भूत से बात कर रहा था। मेरे होंठ सूख गए, सांस तेज हो गई। डॉक्टर मेरी तरफ बढ़ा और धीमे स्वर में बोला, ये तो बस पहली है, बाकी तुम्हें दिखाऊं? उसने अपनी लंबी ठंडी उंगलियों से मेरी बांह पकड़ी। उसका स्पर्श ऐसा था जैसे बर्फ मेरे खून में उतर गई हो। उसने मुझे कॉरिडोर के उस हिस्से में खींचा जहां अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें घुल रही थी। कुछ कदम बाद हम एक भारी लोहे के दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मॉर्ग, मृत शरीर रखने का कमरा। डॉक्टर ने दरवाजा धकेला। अंदर की ठंडी बदबूदार हवा मेरे चेहरे से टकराई। कमरे में लंबी लंबी लोहे की दराजें थीं जिनमें मृत शरीर रखे जाते हैं। उसने एक दराज खोली। अंदर एक आदमी था जिसका चेहरा पहचानना मुश्किल था क्योंकि उसकी आंखें और होंठ सीले हुए थे। दूसरी दराज खोली, एक बच्चा 5-6 साल का, जिसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ी हुई थी। तीसरी दराज, एक और नर्स जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन डॉक्टर ने मेरी ठोड़ी पकड़कर मुझे मजबूर किया कि मैं देखूं। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने कहा, ये सब मेरे हैं, अब तुम भी। अचानक पीछे से किसी ने मुझे जोर से खींचा। जब मैंने पलटकर देखा तो वह फिर वही नर्स रीमा थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उसने चिल्लाकर कहा, भागो वरना तुम्हारा नाम भी इन दराजों में जुड़ जाएगा। नर्स रीमा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और लगभग घसीटते हुए मुझे मॉर्ग से बाहर खींच लाई। मेरे कानों में अब भी डॉक्टर की धीमी सड़ी हुई हंसी गूंज रही थी। कॉरिडोर में कदम रखते ही मेरी सांसें तेज हो गईं। बस अब और नहीं, मुझे बाहर निकलना ही होगा, मैंने मन में ठान लिया। रीमा ने मुझे पीछे की ओर जाने का इशारा किया। मुख्य गेट मत जाना, वो देख रहा होगा, पीछे की सर्विस एंट्रेंस से निकलो, उसने फुसफुसाया। मैंने सिर हिलाया और पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। कॉरिडोर के हर कोने से कराहने की आवाजें आ रही थीं, जैसे अदृश्य लोग मेरे पास से गुजर रहे हों। कभी कभी लगता कोई मेरे कंधे को हल्का सा छू रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी। सर्विस एंट्रेंस का दरवाजा आखिरकार नजर आया। जंग लगा लोहे का बड़ा दरवाजा। उसके पार अंधेरे में बाहर का आंगन दिख रहा था। मैंने हैंडल पकड़कर जोर से खींचा। दरवाजा खुल गया। मेरे सीने में राहत की लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकल गया। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, लेकिन मेरे सामने का नजारा देखकर मेरी आंखें चौड़ी रह गईं। बाहर वही हॉस्पिटल का कॉरिडोर था, वही टूटी खिड़कियां, वही स्ट्रेचर, वही सीलन भरी बदबू। मैंने फिर से भागना शुरू किया, इस बार एक और दिशा में। 10 कदम दौड़ते ही फिर वही दरवाजा, वही आंगन और फिर वही कॉरिडोर। जैसे मैं एक अनंत चक्र में फंस गया हूं। पीछे से डॉक्टर की आवाज आई, तुम सोचते हो ये हॉस्पिटल बाहर जाने देता है? यहां जो आता है यहीं रह जाता है, हमेशा के लिए। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने चीखते हुए कहा, मुझे जाने दो। अचानक सभी लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरा इतना गाढ़ा हो गया कि मैं अपना हाथ भी नहीं देख पा रहा था। बस दूर कहीं डॉक्टर की धीमी हंसी और रीमा की चीख सुनाई दे रही थी। फिर किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, तुम अब हमारे हो। अंधेरे में खड़े खड़े मेरे कान हर तरफ से आती आवाजें पकड़ने लगे। पहले लगा कि यह बस हवा की सरसराहट है, लेकिन जल्दी ही महसूस हुआ कि ये फुसफुसाहटें हैं। सैकड़ों आवाजें, अलग अलग टोन में। कोई कराह रहा था, कोई रो रहा था,
और कोई हंस रहा था। मेरे चारों ओर जैसे अदृश्य परछाइयां घूमने लगी। टॉर्च मैंने फिर से चालू की, लेकिन रोशनी ने मुझे राहत नहीं दी। जहां जहां रोशनी पड़ रही थी वहां टूटे स्ट्रेचर, जंग लगे बेड और खून के सूखे धब्बों के बीच धुंधले साए दिखाई दे रहे थे। अचानक बाईं तरफ की दीवार पर एक परछाई ठहर गई। धीरे धीरे वह फैलने लगी, जैसे किसी ने अपनी लंबी हड्डियों वाली उंगलियां दीवार के अंदर से बाहर निकाल दी हों। मैंने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन पीछे से ठंडी हवा का तेज झोंका आया, जैसे किसी ने ठीक मेरे कान के पास जोर से सांस ली हो। क्यों आए हो? एक बेहद धीमी मगर भारी आवाज गूंजी। मैंने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा में धुआं सा घुला हुआ एक चेहरा। कॉरिडोर के आगे एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा आधा टूटा था। अंदर से बहुत धीमी सी लोरी की आवाज आ रही थी। मेरे कदम अपने आप उस तरफ बढ़ने लगे, जैसे किसी ने मेरे दिमाग पर काबू पा लिया हो। दरवाजा धकेलते ही मैं जम गया। कमरे में 5-6 बच्चे थे, सब अस्पताल के गाउन में, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वे गोल गोल घूम रहे थे और धीमी आवाज में एक ही लाइन दोहरा रहे थे, हमारे साथ खेलो, हमारे साथ खेलो। अचानक उनमें से एक बच्चा सीधा मेरी तरफ दौड़ा। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, लेकिन उसकी गति इंसानी नहीं थी। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर दरवाजा खुद ही खुल गया और बच्चे एक एक कर बाहर निकलने लगे। लेकिन उनके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वे हवा में तैर रहे थे। कॉरिडोर अब भर चुका था। न सिर्फ बच्चे, बल्कि वार्ड की बीमार औरतें, अधमरे बूढ़े मरीज, ऑपरेशन थिएटर के खून से लथपथ आदमी, सब मेरे चारों तरफ। उनकी आंखें या तो पूरी काली थीं या पूरी सफेद, और उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज सिर्फ मेरे दिमाग में गूंज रही थी, तुम भी यहीं रहो हमेशा। अचानक भीड़ में से वही डॉक्टर सामने आया। उसके पीछे नर्स रीमा खड़ी थी, लेकिन अब वह भी उतनी ही भयानक लग रही थी जितने बाकी। डॉक्टर ने अपनी उंगली मेरे सीने पर रखी और कहा, अब असली खेल शुरू होगा। डॉक्टर की उंगली जैसे ही मेरे सीने से हटी, सभी आवाजें अचानक बंद हो गईं। कॉरिडोर में एकदम सन्नाटा छा गया। मेरे कानों में अब सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज थी। अचानक रीमा मेरे पास झुककर फुसफुसाई, मेरे साथ चलो अभी, वरना तुम भी इनकी तरह बन जाओगे। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और तेजी से एक संकरे रास्ते की तरफ खींचने लगी। वहां दीवार पर आधा टूटा हुआ लकड़ी का पैनल था, जिसे हटाकर उसने मुझे अंदर धकेल दिया। हम एक तंग अंधेरी सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। सीढ़ियों पर अंधेरा इतना गाढ़ा था कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। रीमा की सांसें तेज थीं और उसकी आवाज कांप रही थी। ये जगह, ये हॉस्पिटल असल में एक जाल है। यहां जो भी आता है वो बाहर नहीं जा सकता। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? और तुम तो नर्स हो ना, क्या तुम भी? वो एक पल के लिए चुप रही, फिर धीमे से बोली, मैं भी पहले इंसान थी, लेकिन 5 साल पहले यहां नाइट शिफ्ट में फंस गई। तब से मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूं। मेरे पैरों में जैसे जान नहीं रही। तो फिर तुम जिंदा कैसे हो? मैंने कांपते हुए पूछा। मैं पूरी तरह जिंदा नहीं हूं अर्जुन। आधी मैं इंसान हूं, आधी इनकी तरह। अगर मैं जल्दी इस जगह से नहीं निकली तो मैं भी पूरी तरह खो जाऊंगी। हम नीचे एक पुराने धूल भरे स्टोर रूम में पहुंचे। रीमा ने दरवाजा बंद करके मुझे सीधे आंखों में देखा। सुनो, यहां से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, उस कमरे को ढूंढना जहां सब खत्म हुआ था। उस कमरे में एक डायरी है, उसमें शाप तोड़ने का तरीका लिखा है। मैंने पूछा, वो कमरा कहां है? उसने होंठ भींचे। वार्ड नंबर 13। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वार्ड 13 का नाम मैं पहले भी सुन चुका था। यह वो हिस्सा था जिसे हॉस्पिटल के नक्शे में ही मिटा दिया गया था। लोग कहते थे वहां कभी भयानक आग लगी थी और दर्जनों मरीज जलकर मर गए थे। तब से वहां कोई नहीं जाता, कम से कम जीवित इंसान तो नहीं। रीमा ने मेरे हाथ में एक पुराना जंग लगा चाबी का गुच्छा रखा। यह तुम्हारी एकमात्र उम्मीद है, लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही तुम वार्ड 13 के पास पहुंचोगे वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने पूछा, वो यानी डॉक्टर और बाकी? रीमा ने धीरे से सिर हिलाया।
नहीं, उनसे भी ज्यादा खतरनाक कोई। अचानक स्टोर रूम के बाहर तेज धमाके की आवाज आई। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। रीमा की आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने हमें ढूंढ लिया। दरवाजा बाहर से जोर जोर से धक्का खा रहा था। लकड़ी की चादरें चरमरा रही थीं, जैसे किसी भी पल टूट जाएंगी। रीमा ने मेरा हाथ पकड़कर फुसफुसाया, पीछे का रास्ता, जल्दी। स्टोर रूम की पिछली दीवार में एक छोटा सा लोहे का दरवाजा था। उस पर मोटा ताला जड़ा था, लेकिन रीमा ने चाबी घुमाकर तुरंत खोल दिया। हम अंदर घुसे तो महसूस हुआ कि यह कोई पुराना सर्विस कॉरिडोर है, जहां कभी सफाई कर्मचारी आते जाते होंगे। यह कॉरिडोर बहुत लंबा और तंग था। ऊपर ट्यूबलाइट्स लटक रही थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर टूटी हुई थीं। जो बची थीं वे बीच बीच में टिमटिमा रही थीं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनकी बिजली के तारों को पकड़ रखा हो। चलते चलते हमें बाईं तरफ एक टूटा हुआ स्ट्रेचर मिला, जिस पर पुराने खून के गहरे निशान थे। उसके पास एक व्हील चेयर उलटी पड़ी थी, जिसकी सीट पर कोई अजीब सा जलने का दाग था, मानो कोई इंसान वहीं बैठा ही बैठा जल गया हो। रीमा धीरे धीरे बोल रही थी, वार्ड 13 तक पहुंचने का सिर्फ यही रास्ता है, लेकिन इस रास्ते में। वह अचानक चुप हो गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसकी नजर मेरे पीछे ठहर गई। मैंने मुड़कर देखा। कॉरिडोर के सिरे पर एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह पट्टियों में लिपटा हुआ था। सिर्फ 2 काले छेद उसकी आंखों की जगह थे। वह बिना आवाज किए हमारी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रीमा ने मेरा हाथ जोर से खींचा और हम दौड़ पड़े। कॉरिडोर अचानक लंबा और टेढ़ा मेढ़ा लगने लगा, जैसे जगह बदल रही हो। हर मोड़ पर हमें कोई ना कोई पुरानी वार्ड का टूटा दरवाजा दिखता और अंदर से अजीब आवाजें आती। किसी का हंसना, किसी का रोना, किसी का सांस खींचना। अचानक दाईं तरफ के दरवाजे से एक औरत निकली। उसके सिर पर कोई बाल नहीं थे, सिर्फ जली हुई खाल थी। वो मेरे सामने आकर चीखी, तुम भी जलोगे, तुम भी जलोगे। मैं घबराकर पीछे हटने ही वाला था कि रीमा ने जेब से एक पुराना ताबीज निकाला और उसके सामने लहरा दिया। औरत एक पल में पीछे हट गई, मानो जल गई हो, और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हम आगे बढ़े तो आखिरकार कॉरिडोर के अंत में एक जंग लगा लोहे का दरवाजा दिखा, जिस पर बड़ा सा 13 लिखा था। उसके चारों ओर दीवार पर जलने के निशान और काले धुएं के धब्बे थे। रीमा ने कहा, याद रखना, अंदर जो भी दिखे वो असली नहीं होगा, लेकिन अगर तुम डर गए तो वो असली हो जाएगा। उसने चाबी मेरी हथेली में रखी और धीमे से बोली, अब फैसला तुम्हारा है अर्जुन। मेरी हथेली में चाबी पसीने से भीग चुकी थी। दरवाजे के उस पार से हल्की हल्की खटखट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने के लिए बेताब हो। रीमा ने मेरी आंखों में देखा, तैयार हो? याद रखना, अगर तुमने चाबी घुमाई तो वापसी का रास्ता शायद न मिले। मैंने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे चाबी ताले में डाली। ताला घुमाते ही एक ठंडी लहर मेरी उंगलियों से होते हुए पूरे शरीर में दौड़ गई। जैसे ही ताला खुला, दरवाजा खुद ब खुद एक लंबी कराह की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, जैसे कमरे में हवा तक मर चुकी हो। टॉर्च की रोशनी मुश्किल से कुछ फीट तक जाती थी और उसके आगे सिर्फ काला साया। मैंने पहला कदम अंदर रखा तो महसूस हुआ कि फर्श गीला है। जब नीचे देखा तो समझ आया वह पानी नहीं, बल्कि सूखा हुआ और फिर से पिघलता खून था। उसकी गंध इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। कमरे की दीवारें जली हुई थीं, लेकिन उन पर कुछ अजीब निशान थे, मानो किसी ने नाखूनों से दीवारें नोच नोच कर कोई भाषा लिखी हो। वो भाषा मैंने कभी नहीं देखी थी, लेकिन न जाने क्यों हर शब्द पढ़ते ही दिमाग में किसी की दर्द भरी चीख गूंजने लगती। अचानक टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी। वहां एक पुराना लोहे का पलंग था, जिस पर अब भी जले हुए चादर के टुकड़े पड़े थे, और उसी के पास एक मेज पर एक काली चमड़े की डायरी रखी थी। मैंने धीरे धीरे डायरी उठाई। कवर पर खून के धब्बे थे और बीच में एक जला हुआ पन्ना बाहर झांक रहा था। जैसे ही मैंने पहला पन्ना खोला, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांसें धुंध में बदल गईं। डायरी में लिखा था,
19 मार्च 1907 थी। आग ने सब खत्म कर दिया, लेकिन वो नहीं मरे। वे अब भी यहीं हैं, वार्ड 13 में, अपनी आखिरी चीख के साथ। जो भी इस डायरी को पढ़ेगा वो उनकी चीख का हिस्सा बन जाएगा। पढ़ते पढ़ते मेरी नजर एक फोटो पर पड़ी जो डायरी के बीच में दबा था। फोटो में एक आदमी और एक औरत थी। औरत का चेहरा पहचानते ही मेरा दिल धड़कना भूल गया। वो रीमा थी, लेकिन फोटो में तारीख थी 1926। मैंने सिर उठाया तो रीमा दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें अब गहरी काली थीं, होठों के कोनों पर जली हुई खाल थी और उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। अर्जुन, अब तुम भी हमारे साथ हो, उसने फुसफुसाया। रीमा की काली आंखों में एक अजीब चमक थी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। गाल धंस चुके थे, होठों के किनारे फटे हुए और त्वचा पर जलने के बुलबुले थे। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे फर्श से चिपक गए थे। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ाए। अर्जुन, तुम यहां सच खोजने आए थे ना? तो लो, देख लो सच। अचानक कमरा बदलने लगा। दीवारों पर लगी जली हुई परतें गिरने लगी और उनके पीछे वही हॉस्पिटल का वार्ड दिखने लगा। लेकिन अब यहां रोशनी थी, डॉक्टर थे, मरीज थे। ये 1987 का समय था। मैंने देखा एक मरीज के बेड के पास खड़ी एक नर्स, जिसका चेहरा बिल्कुल रीमा जैसा था, लेकिन वो जवान, जिंदा और खूबसूरत थी। उसकी आंखों में दया और डर दोनों थे। डॉक्टर पास आया और चिल्लाया, रीमा, इन्हें बाहर ले जाओ, यहां खतरा है। रीमा नर्स ने सिर हिलाया और मरीज को पकड़कर बाहर ले जाने लगी। लेकिन तभी एक आदमी वार्ड में घुसा, हाथ में पेट्रोल का कैन और माचिस। उसकी आंखों में पागलपन था। तुम सब मरोगे, उसने चिल्लाकर पूरे कमरे में पेट्रोल छिड़क दिया। मरीज चीखने लगे, डॉक्टर भागने लगे, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। एक पल में माचिस जली और पूरी वार्ड आग के भयानक समंदर में बदल गई। रीमा नर्स ने एक छोटे बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन छत का जलता हुआ टुकड़ा उसके ऊपर गिर गया। उसकी चीख इतनी तीखी थी कि मैं अपने कान बंद करना चाहता था, लेकिन मजबूर था। मैं सब देख रहा था, सब सुन रहा था। पल भर में दृश्य गायब हो गया और मैं फिर से उसी जले हुए वार्ड 3 में था। मेरे सामने वही जली हुई रीमा खड़ी थी। अब समझे अर्जुन, मैं यहां की आखिरी नर्स थी और मैं तब तक शांति नहीं पाऊंगी जब तक उस रात का सच सबके सामने न आए। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अंधेरा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, तो तुम मुझे क्यों यहां लाई? उसने धीमे से कहा, क्योंकि अब सिर्फ तुम ही वो काम कर सकते हो जो मैं नहीं कर पाई। तुम्हें उस आदमी को ढूंढना होगा, वो अब भी जिंदा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मतलब ये डरावनी रात तो बस शुरुआत थी, असली खेल तो अब शुरू हो रहा था। रीमा की काली आंखें मेरे भीतर तक झांक रही थी। उसने धीमे से कहा, अर्जुन, वो आदमी अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसकी रूह उतनी ही गंदी और खतरनाक है जितनी 1907 में थी। मैंने कांपते हुए पूछा, वो है कहां? रीमा मुस्कुराई, एक ठंडी दर्द भरी मुस्कान। वो यही है और वो जानता है कि तुम उसे ढूंढने आए हो। मैंने टॉर्च और डायरी को कसकर पकड़ा और वार्ड 13 से बाहर निकला। कॉरिडोर में अजीब सन्नाटा था, लेकिन हवा में किसी के भारी कदमों की आहट थी। हर कदम पर वो आहट और पास आती जा रही थी। अचानक अंधेरे से एक छाया निकली, एक झुका हुआ पतला सा बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। हाथ में एक पुरानी जंग लगी कैंची थी जिस पर सूखे खून के दाग अब भी जमे थे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था लड़के। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि हवा तक कांप उठी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम ही हो जिसने वार्ड 13 को जलाया था। वो हंसा, एक पागलपन भरी लंबी हंसी। हाँ, मैंने जलाया और मैं फिर जलाऊंगा जब तक इस जगह का नाम भी मिट न जाए। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसके हर कदम के साथ दीवारों से राख झड़ने लगी, जैसे हॉस्पिटल फिर से जलने वाला हो। तभी पीछे से रीमा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी चीख इतनी तेज थी कि बूढ़ा आदमी लड़खड़ा गया। अर्जुन, अभी डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ो, रीमा चिल्लाई। मैंने डायरी खोली और तेज आवाज में वो अजीब मंत्र पढ़ने लगा जो किसी अनजानी भाषा में था। कमरा कांपने लगा, हवा तेज हो गई
और अचानक जमीन में एक गहरा दरार खुला। बूढ़ा आदमी चीखता हुआ उस दरार में गिरने लगा। उसकी चीखें दूर तक गूंजती रहीं जब तक अंधेरा उसे निगल नहीं गया। दरार बंद हो गई और हॉस्पिटल में सन्नाटा छा गया। रीमा ने मेरी तरफ देखा। उसका जला हुआ चेहरा अब धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। वो मुस्कुराई। धन्यवाद अर्जुन, अब मैं आजाद हूं। उसका शरीर धुंध में बदलकर गायब हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। हॉस्पिटल की इमारत खुद ब खुद ढह रही थी। मैं भागते भागते बाहर निकला और जैसे ही मैंने अंतिम कदम रखा, पीछे की इमारत राख में बदल चुकी थी। उस दिन के बाद मैंने कभी उस जगह की तरफ नहीं देखा। लेकिन रात के सन्नाटे में जब हवा ठंडी होती है, कभी कभी अब भी मुझे लगता है वार्ड 13 का दरवाजा मेरे पीछे खुल रहा है।